नमस्कार साथियों। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जैव विकास के बारे में। ठीक है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे आनुवांशिकता एवं जैव विकास, उसी में एक टॉपिक है जैव विकास के बारे में, है ना। जो सेकेंड टॉपिक है आनुवांशिकता अब लगभग खत्म हो चुका है, इसमें एक दो और कुछ कुछ थोड़ा सा पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं है। और अब हम लोग जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैव विकास के बारे में कहा जाता है कि जो जीवों का विकास हुआ है ना, जीव यानी कि प्राणी, ठीक है। तो जो प्राणी का विकास हुआ है वो सबसे सरलतम जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनसे हुआ है ना। जो सूक्ष्म जीव है उन्हीं सूक्ष्म जीवों के विकास होने से ना, वो वातावरण के परिवर्तन होने से, जलवायु परिवर्तन होने से, परिस्थिति इस प्रकार से बनती गई कि उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आते गए। अंततः ऐसा परिवर्तन होते होते नए जीव का विकास हुआ और उन्हीं जीवों से हम लोगों का भी विकास हुआ है। तो ये हम लोग जो इसके बारे में पढ़ेंगे वो जैव विकास है, ठीक है ना। अब एक है कि इसमें जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है कि अनुवांशिकता का स्रोत। अनुवांशिक, है ना, अनुवांशिक विभिन्नता, ठीक है, विभिन्नता का स्रोत के बारे में। जो अनुवांशिक विभिन्नता है ना, उसके स्रोत के बारे में। देखिए, जीवों में जो अनुवांशिक गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना, अनुवांशिक क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं, वह पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है कि संचरित होते जाते हैं, जिसके कारण उनमें कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो अपने पिछली पीढ़ी से मैच नहीं करता, यानी कि बिल्कुल अलग भिन्न होता है, ठीक है। और यही जो गुण जो मैच नहीं करता, आगे चल करके नए गुण विकसित होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं और एक नए जीव का विकास होता है, ठीक है ना। अगर बात की जाए अनुवांशिक विभिन्नता का स्रोत, तो अनुवांशिक विभिन्नता का जो स्रोत है, ठीक है ना, वो क्रोमोसोम में जो स्थित हम लोगों के जो जीन होते हैं ना, उस जीन की संरचना और उसकी स्थिति की जो परिवर्तन होते हैं ना, जो जलवायु परिवर्तन या फिर वातावरणीय परिस्थिति, इन सब के कारण उनमें जो परिवर्तन आता है, क्रोमोसोम के जीन में जो परिवर्तन आता है, वही आपके अनुवांशिक विभिन्नता के स्रोत होते हैं। यानी कि विभिन्नता का जो स्रोत है ना, वो क्या है, तो जीन की संरचना है, उसके परिवर्तन है, ये सब है, ठीक है। देखिए, नए जीवों के विकास में उत्परिवर्तन और जो पुनर्योग है, ठीक है, इन दोनों का काफी बड़ा योगदान होता है। अर्थात जब नए जीव का विकास होता है तो नए जीव के विकास क्या है, बेसिकली नए जीव का विकास कब होगा, जब उनके गुण में परिवर्तन, उनके डीएनए में परिवर्तन आएंगे, तभी नए जीव का विकास होगा, ठीक है ना। तभी क्या होगा, नए जीव का विकास होगा। तो नए जीव का जो विकास है वह गुण यानी कि जीन के परिवर्तन से होते हैं, ठीक है ना। ऐसे गुण कभी कभी क्या होते हैं कि वातावरण के अनुकूल नहीं होते। जब अगर जो गुण परिवर्तन हुआ है वह गुण वातावरण के अनुकूल नहीं होंगे, अर्थात वह जीव इस वातावरण में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसका अस्तित्व क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और जो जीव इस प्रकार के वातावरण में, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, उस प्रकार के वातावरण में अगर सरवाइव कर जाता है, अपने आप को ढाल लेता है, तो वो आगे तक क्या होगा कि उसकी जो वंश है वो आगे तक बढ़ते जाएंगे, उनमें परिवर्तन आते जाएगा और इन्हीं परिवर्तनों के कारण नए जीव का विकास भी होगा, ठीक है। नए जीव का क्या होगा, विकास होगा। अब एक और टॉपिक है यहाँ पे कि एक समाविष्ट या आबादी के जीन की बारंबारता। बारंबारता, ठीक है ना। देखिए, किसी भी जो प्रजाति विशेष के एक समिष्ट बोले तो
जीव, ठीक है ना, में जो स्थित जीन होते हैं उस आबादी का जीन कोष कहलाता है। अर्थात कोई भी जो जीव होंगे ना, उनके समाइष्ट में जो जीन पाया जाता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कोष कहते हैं। तो जीन कोष जो होते हैं, कुछ जीन में वातावरणीय कारणों से बदलाव भी आते हैं। जीन कोष में पाए जाने वाले जो जीन हैं उनके जीन की संरचना में, उनके बनावट में वातावरणीय कारण से परिवर्तन आते हैं, ठीक है ना, या फिर उनमें कुछ बदलाव आ जाते हैं। ये बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी बदलाव आ रहा है वो बढ़ते जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, इस प्रकार से जो बदलाव आते हैं, कुछ जीवों का नाश हो सकता है और कुछ जीव उस प्रकार के वातावरण को एक्सेप्ट करते जाता है, विकास होते जाता है और प्रकृति के द्वारा जो जीव नष्ट हो जाता है उसको खत्म कर दिया जाता है, यानी कि जो वातावरण में एग्जिस्ट नहीं करता उसको खत्म कर दिया जाता है। और जो जीव वातावरण के अनुसार ढल जाता है, ठीक है ना, जो जीव वातावरण के अनुसार करता है ढल जाता है, वो से प्रकृति चयन करती है, अर्थात प्रकृति उसको आगे बढ़ने का मौका देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है उपार्जित एवं अनुवांशिक गुण। उपार्जित एवं आनुवांशिक गुण के बारे में, ठीक है, उपार्जित एवं आनुवांशिक गुण। देखिए, पृथ्वी पर जीवों की नई नई जो प्रजातियां बनती हैं, है ना, तो बनने का जो मुख्य कारण, वो मुख्य जो कारण है वह है आपका जैव विकास। हम आज के डेट में कई प्रकार के, लगभग करोड़ों प्रकार के जीव जंतु को पृथ्वी पर देखते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे छोटे मोटे जीव हों, या हम लोग जैसे बड़े मनुष्य हों। तो अनेकों प्रकार के, लगभग करोड़ों प्रकार के जीव जंतु इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं। इनका कारण क्या है? इनका कारण है नई प्रजातियों का विकास होना, वो जैव विकास कारण है, ठीक है ना। अलग अलग जीवों का विकास होते रहता है, ठीक है। इसमें एक जो टॉपिक आपको पढ़ना, उपार्जित लक्षण के बारे में। देखिए, इसके बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है लामार्क, ठीक है। लामार्क नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1809 ईस्वी में, ठीक है ना, 1809 ईस्वी में जैव विकास के विचारों को प्रकाशित किया था, ठीक है। इनका एक बुक था जिस बुक का नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक, ठीक है ना, फिलोसफिक जूलॉजिक, ये इनका बुक है। इसी बुक में इन लामार्क ने जो विचार रखा था, इस बुक के माध्यम से अपने विचार को प्रकट किया था, या फिर यूं कहें कि लोगों के सामने आया था। अतः ये जो सिद्धांत लामार्क ने दिया, इसे हम लोग लामार्कवाद भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तो लामार्कवाद कहते हैं। इसके अनुसार जीवों की जो संरचना है, उसकी जो कायिक बनावट है, उनके जो व्यवहार है और वातावरण है ना, वातावरण के परिवर्तन का जो सीधा प्रभाव होता है वो उनके गुणों पे पड़ता है, लक्षण पे पड़ता है। इस कारण से जो लक्षण होते हैं ना, नए लक्षण जन्म कर बाहर आते हैं या उपार्जित होते हैं, उपजते हैं। इसलिए इन सारे लक्षणों को उपार्जित लक्षण भी कहा गया है। क्या कहा गया? लपार्जित लक्षण, सॉरी, उपार्जित लक्षण कहा गया। और इसको दिया किसने? लामार्क ने। अतः इसे लामार्कवाद भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? लामार्कवाद कहते हैं। वातावरण के कारण जो जीवों के अंगों का उपयोग ज्यादा या कम होता है। देखिए, जिस अंग का उपयोग ज्यादा होगा उसका विकास सही ढंग से होगा, और जिस अंग का उपयोग हम लोग कम करेंगे वो धीरे धीरे
नष्ट होते जाएगा, या फिर एक वक्त आएगा कि वो शरीर में वो जो अंग है एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जीवों के शारीरिक बनावट में भी अंतर आता है, अर्थात उसका विकास भी क्या होता है, सही ढंग से हो पाता है, जिसका हम लोग उपयोग ज्यादा करते हैं। ठीक है ना। जैसे एक दो उदाहरण के तौर पे समझाते हैं। जैसे अगर हम लोगों के बारे में कहा जाता है कि मनुष्य जो है वो जो बंदर है ना उनसे विकसित हुआ है, तो बंदर के तो पूंछ होते हैं, बट मनुष्य में तो पूंछ है नहीं, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक सीधा सा प्रमाण है। देखिए, बंदर का पूंछ कहां से निकला होता है, तो जो रीढ़ की हड्डी जहां अंत होती है ना वहां से होता है। उसी प्रकार से हम लोग भी इस चीज को महसूस कर सकते हैं। अगर आप रीढ़ की हड्डी को छुए और जो सबसे निचला पॉइंट है रीढ़ की हड्डी का, आप वहां पे जब टच करके देखेंगे तो आई थिंक आपको फील होगा कि वहां जो हड्डी है ना थोड़ी सी बाहर की ओर निकली हुई है। वो जो हड्डी बाहर की ओर निकली हुई है वही हड्डी जो है ना एक प्रकार से पहले कभी पूंछ हुआ करता था। चूंकि बंदर जो है आज भी पूंछ का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, और मनुष्य जब हाथ विकसित हो गया, पैर विकसित हो गया, तो वो पूंछ का उपयोग धीरे धीरे कम कर दिया। तो पूंछ जो है धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया मनुष्यों से, है ना। और हम लोग एक ह्यूमन बींग्स के रूप में पूरी तरह से सजग हो गए। ठीक है ना। देखिए, इसके बाद है कि लामार्कवाद का जो बाद में कई वैज्ञानिकों के द्वारा खंडन में किया गया। ये जो सिद्धांत लामार्क जी ने जो दिया था उसको कई वैज्ञानिक ने खंडन किया। उनके अनुसार जो उपार्जित लक्षण है वो वंशागत नहीं हो सकते हैं। ये भी बात सही है कि अगर कुछ ऐसे गुण होते हैं एग्जिस्ट जो करते हैं वो वंशागत नहीं हो पाते। लक्षण उपजते जरूर हैं लेकिन वो वंशागत नहीं हो पाते। जैसे अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है ना अपने ही भारत की बात कर लेते, साउथ इंडिया में रहता है, उसे अगर शिफ्ट कर दिया जाए नॉर्थ इंडिया में, है ना, क्या कर दिया जाए, नॉर्थ इंडिया में शिफ्ट कर दिया जाए, आई थिंक ये कश्मीर वाले एरिया में, तो उसको एडजस्ट करने में, अपने आप को ढालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर उनके द्वारा वहां पे जो संतानें उत्पन्न होंगी, हो सकता है कि उनका संतान कश्मीर की वादियों में घुल मिल जाए, अर्थात उनका संतान जब जन्म ले तो उस प्रकार का फेनोमेनन में जन्म ले रहा है जो कश्मीर का फेनोमेनन है, तो हो सकता है कि उसके जैसा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि नहीं वो साउथ जैसा ही हो। तो ये जो शरीर में जो बदलाव आते हैं ये बदलाव वंशागत नहीं हो सकते, ऐसा कई सारे वैज्ञानिकों का मानना भी था। ठीक है ना। देखिए, इसमें एक आपका उदाहरण में लिखा है कि जैसे एक चूहे की अगर पूंछ काट दी जाए, है ना, कोई चूहा है उसका पूंछ काट दिया जाए और उसके बाद देखा जाए कि उसके संतान जो जन्म लिए उससे क्या उसके भी पूंछ नहीं है, तो आप पाएंगे कि जिस चूहे का पूंछ कटा था उसके द्वारा अगर कोई उसके संतान जब उत्पन्न होते तो उसमें पूरी तरह से पूंछ होते हैं, है ना। इसका मतलब कि जो उपार्जित लक्षण की बात कही गई लामार्क साहब के द्वारा, वो जो बातें हैं ना वो बिल्कुल एक प्रकार से खंडित किया जा सकता है कि उपार्जित लक्षण जो है वह वंशागत हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका इसमें अनुवांशिक गुण के बारे में दूसरा जो टॉपिक था वो क्या था, अनुवांशिक गुण। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, है ना, एक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इनका एक पुस्तक है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है ना, पुस्तक का क्या नाम है, द ओरिजिन ऑफ
स्पीसीज, इस पुस्तक में इन्होंने कुछ बात जो जैव विकास है इसकी व्याख्या की है। चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक है जिनका एक पुस्तक है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें इन्होंने जैव विकास के बारे में क्या किया है, विचार रखा है या उसकी व्याख्या की है। इनका जो सिद्धांत है, इनके द्वारा चुनाव द्वारा जो प्राणी होंगे ना, जो प्राणियों का जो चुनाव होता है उसे डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है, या प्राणियों का विकास भी कह सकते हैं और डार्विनवाद भी कह सकते हैं। उनके सिद्धांत के द्वारा किया गया समुद्री यात्रा के दौरान ये जो अनुभव उन्होंने किया, अवलोकन किया, उसके आधार पर दिया गया है। अर्थात जैव विकास के बारे में जो डार्विन साहब ने कहा है या अपनी पुस्तक में जो व्याख्या की है ना, ये रिलेट करता है उनके द्वारा समुद्री यात्रा की गई थी, उस यात्रा में इन्होंने जो भी अवलोकन किया है या जो अनुभव किया है उसके अनुसार दिया गया है। ठीक है ना। कह रहा है कि जीवों में अधिक प्रजनन दर की तुलना में भोजन तथा आवास नियत है। क्या है कि जीव जो है ना अधिक प्रजनन दर रखता है, बेसिकली रखता है। कहा भी जाता है कि एक व्यक्ति, एक पुरुष लगभग कई करोड़ या 1 करोड़ के आसपास रिसर्च का जो भी मानना है कि 1 करोड़ महिलाओं को क्या कर सकता है, गर्भवती कर सकता है। अर्थात इतने ज्यादा प्रजनन पावर पाया जाता है, क्षमता पाया जाता है। ठीक है ना। इसकी तुलना में अगर बात की जाए भोजन और आवास की, तो ये भी हमारी जो विकास है ना, या हमारा जो भी शारीरिक विकास, अनुवांशिक विकास है, इसके ऊपर भी हम लोग डिपेंड करते हैं, है ना। आगे चल के इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। अतः जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं? संघर्ष, है ना। मतलब हम लोग को भी देख लीजिए कि अपने जीने के लिए क्या करते हैं, भोजन। और भोजन कहाँ से आता है? बेसिकली काम करने से जो पैसा मिलता है उसे चावल दाल जो भी आप खरीदते हैं, तो संघर्ष करना पड़ता है ना। संघर्ष करने के बाद ही हमारा पेट चलता है और हम लोग जीवित रहते हैं। ठीक है ना। तो प्रजनन से ज्यादा क्या मायने रखता है? भोजन और आवास मायने रखता है। ये जो संघर्ष है पर्यावरण के साथ भी हो सकता है। आज के डेट में जिस प्रकार से हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट आप देख रहे हैं ना कि जिस समय बरसात होनी चाहिए उस समय बरसात नहीं हो पाती। पहले की तुलना में अभी जो है ना हॉट यानी कि गर्मी की जो ये देखा गया पारा, वो भी आज के डेट में बहुत ज्यादा है। पहले बेसिकली मैक्सिमम जाता था, कभी कभार 40 जाता था या 40+ कभी कभी होता था। अभी के टाइम में देख लीजिए हमेशा 40+ आंकड़ा आपको दिख ही जाएगा, है ना। तो ये जो पर्यावरण है इसके द्वारा भी हम लोग संघर्ष करते हैं। बरसात हो गया, जाड़ा, है ना, ठंडी वाली मौसम में भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो ये भी हमारे संघर्ष का एक कारण हो सकता है। प्रकृति में कोई भी 2 जीव समान नहीं हो सकते हैं। अगर बात की जाए मनुष्य और चिंपैंजी की, लगभग चिंपैंजी और मनुष्य के जो जीन होते हैं 99% मैच करते हैं, बट 1% ऐसा है जो मैच नहीं करता, डीएनए, है ना। इसी 1% के कारण चिंपैंजी और हम लोगों में इतने सारे फर्क दिखते हैं। तो यही है कि 2 जीव कभी भी प्रकृति में एक जैसे हो ही नहीं सकते, उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन या कुछ न कुछ विभिन्नताएं जरूर होगी, है ना। कुछ न कुछ विभिन्नताएं जरूर होंगी। ठीक है। विभिन्नता की अधिकता के कारण जीव के लिए संघर्ष शुरू होता है। जितने ज्यादा विभिन्नता में अधिकता होगी उतना ज्यादा संघर्ष होगा। ठीक है ना। जो जीव अधिक गुणने वाले होंगे वही आगे क्या कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे, अपने आप को उस प्रकार के प्रकृति में ढाल पाएंगे। और जिनके गुण कम होंगे, जो कम गुण वाले होंगे, प्रकृति उसे पूरी तरह से क्या कर देगी, नष्ट, है ना, नष्ट कर देगी। ठीक है। तो यहां तक थी आपके जैव विकास में अनुवांशिक की विभिन्नता का स्रोत, आबादी की जीन की बारंबारता और उपार्जित एवं अनुवांशिक गुण के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। तो इसके बारे में समझते हैं हम लोग।
पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति। ठीक है, अब ध्यान से गौर फरमाइएगा इस चीज पे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग अब उस टाइम से पढ़ने जा रहे हैं जिस टाइम से पृथ्वी पर कोई जीव नहीं था। कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर चारों वाटर यानी कि पानी हो सकते हैं। तो उस टाइम के बारे में उसके बाद वाले टाइम से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पृथ्वी पर जब जीवन के कोई चिन्ह नहीं मिले थे, है ना, मतलब पृथ्वी पर कोई जीव था ही नहीं, तभी संभवतः कोई ऐसी घटनाएं घटी होंगी या कोई ऐसी उपापचय क्रियाएं होने लगी होंगी जिनसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया पनपा होगा और पृथ्वी के वातावरण में कुछ हलचल शुरू हुआ होगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस समय यहाँ पे कोई जीव नहीं पाया जाता होगा उस समय कुछ घटनाएं ऐसी भी घटी होंगी जिससे इस पृथ्वी पर रासायनिक अभिक्रियाएं हो, है ना, क्या हुआ हो, रासायनिक अभिक्रिया हो, और उसी रासायनिक अभिक्रिया से यहाँ के जो पृथ्वी के जो वातावरण थे ना उसमें बदलाव आना शुरू हुआ, यानी कि कुछ परिवर्तन आना शुरू हुआ। ठीक है ना, प्रारंभ में माना जाता है ऐसा कि एसिटिक अम्ल, यहाँ पे सिट्रिक अम्ल और कुछ लघु कार्बनिक जो अणु हैं वो यहाँ पे बहुयात यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे, यानी कि विद्यमान थे। ठीक है, ये अणु रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अमीनो अम्ल, देखिए किसी भी जीन जो बनता है ना, जो जीन की संरचना होती है उसमें अमीनो अम्ल की मुख्य भूमिका होती है। तो ये जो जितने भी कार्बनिक अणु थे, एसिटिक एसिड थे, सिट्रिक एसिड थे या साइट्रिक एसिड थे, ये सभी के सभी प्राकृतिक फेनोमेनन के कारण आपस में अभिक्रिया किए और अभिक्रिया करके अमीनो अम्ल का निर्माण किए। इसके अलावा लिपिड, शर्करा और आरएनए, कौन सा, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका विकास हुआ। ठीक है ना, इसका क्या हुआ, विकास यानी कि निर्माण हुआ और अधिक मात्रा में, बृहत्तम मात्रा में हुआ। इसकी क्रियाओं से जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई। ठीक है ना, और उस समय जब जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई होगी तो जैविक अणुओं के रूप में, कैसे, जैविक अणु यानी कि एक कोशिकीय जीव के रूप में जीव का विकास हुआ होगा स्टार्टिंग में, है ना। कब, जिस समय इस पृथ्वी पर कोई जीव नहीं पाया जाता था उस समय की बात है कि इन सारे प्राकृतिक फेनोमेनन घटनाओं के कारण, है ना, एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ हो या विकसित हुआ हो। जीवन की जो परिकल्पना है, ऑपेरिन, कोई ये वैज्ञानिक के नाम है, ऑपेरिन है, ढेल्टन है, स्टैनले है और मिलर एवं हेरोल्ड यूरे, इसके अलावा सिडने फॉक्स, इन सबकी सामान्य अवधारणाओं पे यह आधारित है। अर्थात इनका जो कहना था ना उस पे इस बात को हम लोग कह रहे हैं। हालांकि हमारे प्रकृति में कोई ये सच्चा प्रूफ नहीं है कि हम लोगों का या फिर जीव जंतुओं का विकास कैसा हुआ, लेकिन इन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रकार से विकास हुआ होगा। ठीक है ना, उनका मत था कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति जो है लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले हुई होगी। कितना, 3.5, है ना, याद रखेंगे, 3.5 अरब वर्ष पहले। ठीक है, 3.5 अरब वर्ष पहले समुद्र में कोई रासायनिक क्रियाएं हुई होंगी। ठीक है ना, उन रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जीव का उत्पत्ति हुआ होगा। इनके अनुसार, इन वैज्ञानिकों के अनुसार, कौन कौन से वैज्ञानिक थे मैं फिर से बता दूं, ऑपेरिन, है ना, ओपेरिन, एक वैज्ञानिक तो ये हो गया आपके, एक हो गया हेल्डेन, ठीक है, एक आपका स्टैनले, ठीक है, मिलर हेरोल्ड यूरे और लास्ट एवं एक और वैज्ञानिक कौन थे, सिडने फॉक्स, है ना। ये सारे वैज्ञानिकों का मत था, क्या था कि 3.5 वर्ष पहले समुद्र में कोई प्राकृतिक कोई रासायनिक क्रिया हुआ होगा जिससे कि उस टाइम में, उस समय में
कार्बन नाइट्रोजन जो होते हैं अपने ऑक्साइड के रूप में ना होकर के एज ए मेथेन और अमोनिया के रूप में पाया जाता होगा। इट मीन्स कहने का इनका मतलब था ना कि जो समुद्र जो प्राकृतिक समुद्र में जो रासायनिक क्रिया हुई होगी उसके पहले समुद्र में अगर कार्बन है तो मेथेन के रूप में पाया जाता होगा और नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया के रूप में पाया जाता होगा, वो ऑक्साइड के रूप में नहीं पाया जाता था। कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड इस रूप में नहीं पाया जाता था, ठीक है ना। उस समय ऑक्सीजन भी नहीं था इस पृथ्वी पर, ऐसा मानना है कि उस समय क्या था, ऑक्सीजन था ही नहीं पृथ्वी पर। और देखिए किसी भी जीव को सरवाइव करने के लिए क्या दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। इनका जब मानना था कि उस समय कार्बन तो था लेकिन कार्बन अपने मूल रूप में नहीं था, ठीक है, मूल रूप में नहीं था, किसी दूसरे रूप में था, जिस वजह से जीव का विकास नहीं हो सकता। और बेसिकली दूसरा प्राणी को जीवित रहने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो उस समय ऑक्सीजन था ही नहीं, ऑक्सीजन था ही नहीं। तो जब ना कार्बन अपने मूल रूप में नहीं था और ऑक्सीजन था ही नहीं तो जीव का विकास कैसे होता। तो कुछ कुछ रासायनिक क्रियाओं की वजह से, अब ये रासायनिक क्रिया कैसे होगी, तो बादल तो आप समझ सकते हैं ना, हो सकता है कि बादल जब चमका हो, थंडर स्टॉर्म हुआ हो, उसके जो रे निकले हो उसके वजह से रासायनिक क्रिया हुई हो। तो उन रासायनिक क्रियाओं की वजह से जो प्रकृति में जो मेथेन और अमोनिया थे वह अभिक्रिया किए, ठीक है ना। उस समय इलेक्ट्रॉन के संयोजन हुआ और कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण प्रारंभ हुआ, अर्थात उसके बाद में मेथेन और नाइट्रोजन ये सब टूटना शुरू हुए और इन्हीं के टूटने की वजह से कार्बनिक अणुओं का विकास हुआ। इन्होंने एक प्रयोग किया था, एक मिलर और एक जो यूरे नामक वैज्ञानिक प्रयोग किया था, एक मिलर नामक वैज्ञानिक और यूरे नामक वैज्ञानिक ने। तो इन्होंने क्या किया कि उपकरण की मदद से जिस प्रकार से फेनोमेनन स्टार्टिंग में थी उस प्रकार के फेनोमेनन, उस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न किया, है ना, उपकरण की मदद से किया। जब पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था, उस टाइम वाला स्टार्टिंग वाला, जब केवल पृथ्वी पर आपका जो अम्ल के रूप में पाया जाता था कार्बन, उस प्रकार का यानी कि कोई जीवन नहीं था, उस प्रकार के फेनोमेनन को, उस प्रकार के परिस्थिति को क्या किया गया, उत्पन्न किया गया। और ऐसा करने पर उन्हें सरल कार्बनिक यौगिक अमीनो अम्ल की प्राप्ति हुई जिससे कि डीएनए का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो अमीनो अम्ल थे प्रोटीन के जो अणु होते हैं ना उसकी संरचनात्मक इकाई में से एक होते हैं, अर्थात जो प्रोटीन बना होता है वो आपका अमीनो अम्ल का ही बना होता है। तो अमीनो अम्ल का क्या था, वो संरचनात्मक इकाई होता है, ठीक है ना। तो उसका निर्माण हुआ और प्रोटीन के द्वारा जीव का निर्माण हुआ। प्रोटीन के अणु आपस में मिले, आपको बेसिकली याद पता होना चाहिए कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन के ही बने होते। तो प्रोटीन से क्या हुआ कि जीव का निर्माण हुआ, ठीक है ना, जीव का निर्माण हुआ। परंतु जब यह प्रयोग ऑक्सीकारक मतलब कि ऑक्सीजन वाले वातावरण में किया गया तो यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया। तब अमीनो अम्ल का संश्लेषण ही नहीं हो पाया तो सफल नहीं होगा, है ना। और इससे पता चलता है कि प्रारंभ में कार्बनिक जैव अणुओं के संश्लेषण हेतु पृथ्वी के वातावरण जो होते हैं वो अपचायक होना अनिवार्य था, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, ये कंफर्म पता चला, ठीक है ना। और इसलिए हम कह भी सकते हैं कि वातावरण में पृथ्वी का जो वर्तमान में जो पृथ्वी का वातावरण है वह अपचायक ना होकर बल्कि ऑक्सीकारक, अर्थात यहाँ पे अभी क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है जबकि पहले ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। इस तरह पृथ्वी पर जीवों का क्या हुआ, विकास हुआ। और इस पृथ्वी पर से अभी पूरी तरह से जीव जंतु नष्ट हो जाए, अर्थात जीव नष्ट हो जाए तो दोबारा यानी कि पुनः से जीव का विकास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी का जो वातावरण है या पृथ्वी है वह अपचायक नहीं है बल्कि ऑक्सीकारक है ना।
तो औपसीकारक अगर होगी तो फिर से नए जीव का विकास या फिर एक कोशिकीय जीव का विकास संभव नहीं है, यदि इस पृथ्वी पर से पूरी तरह से जीव जंतुओं का नाश हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाति उद्भव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और मैं आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा वैसा नहीं लगता, तो प्लीज आप हमारे वीडियो को अगर अच्छी लग रही हो और मैं जो ज्ञान दे रहा हूं अगर अच्छा है तो बेसिकली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ये आगे की ओर बढ़ सके। थैंक यू।